हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 25 तक के प्रोविज़न्स जो है हिंदू मैरिज एक्ट में वो कवर कर लिए थे और आज के लेक्चर में हम सेक्शन 26 से और जितने भी लास्ट तक के प्रोविज़न्स हैं हिंदू मैरिज एक्ट में वो कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 26 की, जो कि बात करता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन की। तो देखिए सेक्शन 26 जो है वो बेसिकली हम सेक्शन 13 ऑफ हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के साथ ही पढ़ते हैं। तो अगर हम सेक्शन 26 को समझें तो ये कह रहा है कि जब भी कोई प्रोसीडिंग कोर्ट के समक्ष इस एक्ट के अंतर्गत पेंडिंग होती हैं, ठीक है, चाहे वो प्रोसीडिंग आपकी जुडिशियल सेपरेशन की हो, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की हो, नलिटी ऑफ मैरिज की हो या डिवोर्स की हो, तो उस दौरान जब भी प्रोसीडिंग इस तरीके की चल रही हो, कोर्ट जो है बच्चों के कस्टडी, मेंटेनेंस और एजुकेशन को लेकर भी ऑर्डर पास कर सकती है, ठीक है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि जब भी ऐसा कोई ऑर्डर पास किया जाएगा कस्टडी को लेकर, तो चाइल्ड का वेलफेयर जो है वो पैरामाउंट कंसिडरेशन होगा कि चाइल्ड का वेलफेयर इस कस्टडी में कितना है ये देखा जाएगा। जनरली हम जो रूल है वो समझते हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जो मदर होती है उसी को ही कस्टोडियन बनाया जाता है। लेकिन अगर हस्बैंड जो है ये प्रूफ कर दे, यानी कि फादर जो है चाइल्ड का वो ये प्रूफ कर दे कि उसके पास बेटर मीन्स ऑफ अर्निंग है या बेटर फाइनेंशियल उसकी पोजीशन है, तो फिर उस केस में कोर्ट जो कस्टडी है वो फादर को भी दे सकती है बच्चे के। इसके बाद कह रहे हैं कि जो एप्लीकेशन होगी कस्टडी के लिए उसको कोर्ट के द्वारा 60 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। सेक्शन 27 की बात करते हैं। सेक्शन 27 में डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो हस्बैंड और वाइफ के द्वारा जॉइंटली हेल्ड की जा रही थी। तो ऐसी प्रॉपर्टी देखिए उनको शादी के टाइम पे किसी के द्वारा भी गिफ्ट किया जा सकता है या उनके द्वारा जॉइंटली भी एक्वायर की जा सकती है। तो जिस समय कोई भी प्रोसीडिंग यानी कि मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग कोर्ट के समक्ष चल रही होंगी तो कोर्ट उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी को लेकर भी ऑर्डर कर सकती है। तो सिंपल सा इतना ही 27 में बताया गया है। नेक्स्ट सेक्शन इज़ 28। ये कह रहा है अपील्स फ्रॉम डिक्री एंड ऑर्डर। तो जितने भी डिक्री और ऑर्डर लोअर कोर्ट के द्वारा पास किए जाते हैं वो अपीलेबल होते हैं ऊपर की कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा कोई डिक्री या ऑर्डर पास किया गया है तो वो हाई कोर्ट में उसको अपील किया जा सकता है। तो जो अपील का ड्यूरेशन है वो बेसिकली 90 डेज़ होता है फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर और डिक्री बाय द लोअर कोर्ट। और अगर ऐसा कोई ऑर्डर है जो कि सेक्शन 25 में या 26 में पास किया गया है लेकिन वो ऑर्डर इंटरिम नहीं है तो फिर वो ऑर्डर भी अपीलेबल होता है। अगर इंटरिम ऑर्डर पास किया गया तो वो अपीलेबल नहीं होगा। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स है उसके लिए भी जो ऑर्डर किया गया है कोर्ट के द्वारा वो भी अपीलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें जो सेक्शन है वो है 28A और ये कह रहा है कि एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज़ एंड ऑर्डर। तो जितने भी डिक्री और ऑर्डर कोर्ट के द्वारा पारित की जाएंगी वो सब एनफोर्सेबल होंगी। नाउ कमिंग ऑन टू लास्ट चैप्टर ऑफ दिस एक्ट विच इज़ चैप्टर 6 टॉकिंग अबाउट सेविंग्स एंड रिपील्स। तो ये देखिए सेक्शन 29 इसमें दिया गया है। ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इस एक्ट में सेक्शन 29 में सेव कर ली गई हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है 1, वो कह रहा है कि जो भी मैरिजेस इस एक्ट के आने से पहले सेम गोत्र में या प्रवर में सॉलमनाइज की गई हैं, पूरी की गई हैं, वो मैरिज इस एक्ट के आने के बाद भी वैलिड रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि मैरिज इन सपिंडा रिलेशनशिप एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इज़ प्रोहिबिटेड, लेकिन यहाँ पर ऐसी शादियाँ जो इस एक्ट के आने से पहले हुई हैं और सेम गोत्र में हुई हैं तो ये मैरिजेस स्टिल वैलिड रहेंगी। इनको जो है नलिटी नहीं किया जा सकता इस एक्ट के आने के बाद।
सेकंड जो सेक्शन 29 का सब सेक्शन 2 है वो बात कर रहा है कस्टमरी डिवोर्स की। तो देखिए, अगर कस्टम के द्वारा ऐसा कोई राइट दिया गया है जिससे कि शादियों को डिज़ोल्व किया जा सकता है, तो वो कस्टम प्रिवेल करेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर पार्टीज़ को ये प्रूव करना है कि उनके यहाँ पर जो ये कस्टम से वो बहुत पुराने समय से फॉलो होता आ रहा है, मतलब जो भी कस्टम के एसेंशियल एलिमेंट्स है पार्टीज़ को यहाँ पर प्रूव करनी पड़ेंगी, तभी उनको कस्टम के ज़रिए जो है डिवोर्स लेने का राइट मिलेगा। इसके बाद ये कह रहे हैं सेक्शन 29 सब सेक्शन 3 में कि अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए कोई प्रोसीडिंग किसी अदर एक्ट में चल रही थी इस एक्ट के आने से पहले, तो वो प्रोसीडिंग कंटिन्यू चलती रहेंगी और उसी एक्ट के द्वारा डिटरमाइन भी किए जाएंगे, और उस केस में हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होगा। हिंदू मैरिज एक्ट केवल तभी अप्लाई होता है जब इस एक्ट के आने के बाद शादियां हुई हों और उनको डिज़ोल्व करना हो। और जो सेक्शन 29 का लास्ट सब सेक्शन है वो है 4। वो कहता है हिंदू मैरिज एक्ट उन हिंदुओं पे लागू नहीं होगा जो कि अपनी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत करते हैं। तो हम जानते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट में बेसिकली जो अंतरजातीय विवाह होते हैं वो सॉलमनाइज किए जाते हैं, लेकिन इस एक्ट में हिंदुओं को भी अलाउड होता है शादी करने के लिए। तो अगर किसी हिंदू ने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है तो फिर वहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधान उसके ऊपर लागू नहीं होंगे, और ना ही हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी गवर्न की जाएगी। उस केस में उस पे जो सक्सेशन एक्ट लगेगा वो होगा इंडियन सक्सेशन एक्ट, और उसकी प्रॉपर्टी एज़ पर इंडियन सक्सेशन एक्ट ही डिवॉल्व की जाएगी। तो यहाँ तक आज आपका हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हिंदू लॉ में जो एक्ट बचते हैं उनमें आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एंड हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। तो ये हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर वेरी वेल। आई विश you good luck for your exams and keep studying. See you soon in the next lecture.